आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोश व खरोश से जुटी हुई हैं। कहां से किसे चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता पाला बदल चुके हैं, तो कुछ नेता पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। जो नेता लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते हैं, वो भी अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के लिए, कि उत्तर प्रदेश में जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा की 80 सीटें हैं और बहुत सीटों पर, काफ़ी सीटों पर यहाँ मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। तो यहाँ पर किसका जादू चलेगा? किसी दौर में समाजवादी पार्टी का मुसलमानों पर काफ़ी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, संस्थापक मुलायम सिंह यादव मुस्लिम वोटों के सहारे एक नहीं बल्कि कई बार इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुँचे। उनके बाद उनके बेटे, जो मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक बार वो भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उसमें मुस्लिम वोटों का काफ़ी योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी ख़ुद को मजबूत करने के लिए मुस्लिम वोटों का साथ चाहती है। बहुजन समाज पार्टी भी मुस्लिम वोटों को अपनी झोली में करने की कवायद शुरू कर चुकी है। बल्कि निकाय चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी ने जो नगर निगम की सीटें थीं, उसमें अधिकतर सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन बताया जाता है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी काफ़ी सोच विचार करके चुनावी मैदान में उम्मीदवारों को टिकट देगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, न हम एनडीए के साथ जाएंगे, न हम इंडिया से गठबंधन करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जो मुस्लिम वोट हैं, वो कौन से मुस्लिम नेता हैं जिनके सहारे राजनीतिक पार्टियों की झोली में जा सकेगा। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे नेता की, जो नेता सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि उन्होंने दूसरे राज्यों में भी अपनी मजबूत पकड़ या मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। ये बात अलग है कि उनकी वो मजबूत मौजूदगी अभी वोटों में तब्दील नहीं हो सकी है। हम बात कर रहे हैं MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। लोकसभा से सांसद हैं, बहुत ही गज़ब का बोलते हैं, काबिल नेता हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश में 200 से ज़्यादा उन्होंने जनसभाएं की, लेकिन एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई। निकाय चुनाव में कुछ उनका बेहतर प्रदर्शन ज़रूर रहा। वो जय मीम जय भीम का नारा देते रहे हैं और मुसलमानों के साथ दलित वोटों को भी अपने पाले में लाने की वो कोशिश में जुटे हुए हैं। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी में कभी आज़म खान की बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत थी। समाजवादी पार्टी जब जब इक़्तिदार में रही, आज़म खान वहाँ पर एक मजबूत रुतबे वाले मिनिस्टर रहे और मुस्लिम वोटों पर उनकी मजबूत पकड़ के सहारे पार्टी में उनको काफ़ी तवज्जो दी जाती थी। लेकिन आज़म खान के सितारे आजकल गर्दिश में हैं। रामपुर में जो उपचुनाव हुए, आज़म खान की तमाम इमोशनल अपीलों के बावजूद भी, यहाँ तक कि आज़म खान ने अपनी तकरीरों में इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, भावनात्मक जज्बाती हो गए कि उनकी आंखों से आंसू तक आ गए, लेकिन वोटर्स पर शायद उसका उतना असर नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी रामपुर में जो उपचुनाव हुए, उसमें वहाँ से भी उसको वोट मिला भाजपा को, कि जहाँ पर मुसलमानों की, ख़ास तौर से आज़म खान की बात करें तो आज़म खान की मजबूत पकड़ मानी जाती थी। उस बूथ से भी भाजपा की झोली में काफ़ी वोट गया। भाजपा वहीं से जोशो खरोश में है और भाजपा पसमानदा मुसलमानों पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के वोट भी काफ़ी संख्या में हासिल कर सके। और ये एक सच भी है कि मुसलमानों का कम या ज़्यादा तौर पर रुझान अब भाजपा की ओर भी है। ये सिर्फ बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये बात हकीकत है, क्योंकि निकाय चुनाव में भाजपा ने पहली बार शायद इतने मुसलमानों को टिकट दिया और फिर उन मुसलमानों ने भी भाजपा की लाज रखी। अगर हम उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की ही बात करें तो यहाँ पर 8000 से अधिक वोट भाजपा की झोली में गया, जो निकाय चुनाव में एक बड़ा सहायक बना जीत के लिए। 8000 से भी ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गए और एक नहीं बल्कि कई जगह पर गए।
तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं आज़म खान, जो कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं, फ़िलहाल वो अपने राजनीतिक संकट से गुज़र रहे हैं। ऐसे में ये कहना कि उनके सहारे समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट हासिल कर सकेगी तो ये बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। आज़म खान की शायद अब मुस्लिम वोटों पर उतनी पकड़ नहीं रह गई है। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी का कभी बड़ा रुतबा रहा करता था, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे और बसपा में दूसरे या तीसरे स्थान पर नेताओं की में उनका शुमार होता था। लेकिन उनको बसपा सरबराह मायावती ने जब से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तब से बसपा में ये चर्चा चलने लगी कि आखिर यहाँ पर मुस्लिम वोटों के लिए कौन सा ऐसा नेता, कौन सा ऐसा मुस्लिम चेहरा सामने आ सकेगा कि जिसके सहारे बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिम वोटों को बसपा की झोली में ला सकें। इमरान मसूद समाजवादी को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में गए, तब ये लगने लगा था कि बहुजन समाज पार्टी को शायद एक तरीके से दूसरे आज़म खान मिल चुके हैं, क्योंकि इमरान मसूद की वैसे तो अपने क्षेत्र में काफ़ी मुस्लिम वोटों पर पकड़ मानी जाती है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में जिस तरह से वो बसपा के लिए मेहनत कर रहे थे तो उससे लगने लगा था कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में वो बहुजन समाज पार्टी के करीब काफ़ी मुसलमानों को ला सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि 2024 का लोकसभा चुनाव आता, इमरान मसूद को बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा सुप्रीमो ने इमरान मसूद पर यह आरोप लगाया कि पार्टी में अनुशासनहीनता के चलते उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये इल्ज़ाम भी बहुजन समाज पार्टी ने इमरान मसूद पर लगाया कि आप थे तो बहुजन समाज पार्टी में और तारीफ़ कर रहे थे आप कांग्रेस के नेताओं की। दरअसल बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए इमरान मसूद ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की थी और ये तारीफ शायद बसपा सुप्रीमो मायावती को नागवार गुजरी, क्योंकि उनका वो गठबंधन ही नहीं करना चाहती, ना तो एनडीए से और ना ही इंडिया से। तो सवाल ही नहीं उठता कि वो इस तारीफ को बर्दाश्त करती। हालांकि इमरान मसूद ने इसके जवाब में ये भी कहा कि तारीफ़ तो मैंने इन नेताओं की पहले भी की थी। मेरठ में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ़ की थी, तब क्यों मुझे बहुजन समाज पार्टी से नहीं निकाला गया। इमरान मसूद इसके लिए वजह बताते हैं कि दरअसल जो कुछ रसीदें थीं वो उनमें सदस्य बनाने थे और 4 या 5 करोड़ रुपए में कहाँ से आखिर सदस्यता के नाम पर बहुजन समाज पार्टी को देता। मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, एक किसान हूँ। इस तरीके की बातें इमरान मसूद ने की। तो बहरहाल उनको भी बहुजन समाज पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। पसमानदा एक फ़ारसी का शब्द है जिसका मतलब होता है पिछड़ा, यानी कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं मुसलमानों में, भारतीय जनता पार्टी उन पर डोरे डाल रही है। कुछ वक्त पहले भोपाल की एक जनसभा में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की बदहाली पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को अपने ही धर्म में, अपने ही समाज में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आज तक वो बदहाल बने हुए हैं। लेकिन भाजपा उनके साथ है। भाजपा सबका साथ सबका विकास की नीति पर अमल कर रही है, जिसमें पसमानदा मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में भाजपा से जोड़ने की जिम्मेदारी यूँ तो कई और नेताओं पर दी गई है जो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक यहाँ पर नाम बड़ा उभर कर सामने आ रहा है। वो नाम है उत्तर प्रदेश में इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी का। दानिश आज़ाद अंसारी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और वो जगह जगह जा कर के मुसलमानों में कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों को ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाजपा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की भाजपा सरकार हो, योगी सरकार हो, उसमें सबका साथ सबका विकास के तहत कार्य किया जा रहा है। बगैर किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो दानिश आज़ाद अंसारी यहाँ पर मुस्लिम वोटों के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनका ये प्रयास है कि 2024 में किसी भी तरीके से पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। अब उनकी ये कोशिश कितना रंग लाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
लेकिन फ़िलहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा मुस्लिम मजबूत चेहरा नहीं है कि जिसके सहारे ये कहा जा सके कि मुसलमानों पर उसकी मजबूत पकड़ हो। आज़म खान की जो राजनीतिक हैसियत है वो एक तरह से शून्य के बराबर हो चुकी है। अब उनकी वो मजबूत पकड़ नहीं रह गई है। उनकी अपने इलाके रामपुर में ही काफ़ी कमज़ोर सियासी पकड़ हो चुकी है। तो ऐसे में पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद करना मैं समझता हूँ बेमायने बात होगी। जहाँ तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है तो असदुद्दीन ओवैसी को लोग सुनते भी हैं, उनको देखने भी आते हैं, जनसभाओं में उनकी भीड़ भी बहुत जुटती है, लेकिन वो भीड़ वोटों में नहीं तब्दील हो पाती। ऐसा ही बहुजन समाज पार्टी से इमरान मसूद के बाहर जाने के बाद से हो चुका है और नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो पहले ही बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं, जो कि आजकल कांग्रेस में है और कांग्रेस में भी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है। ये एक कड़वा सच है। बहुजन समाज पार्टी में कोई मुस्लिम नेता ऐसे नहीं हैं कि जिनका कोई राजनीतिक तौर पर असर हो। कुछ नेता हैं लेकिन उनके भी पाला बदलने की चर्चाएं वक्त वक्त पर आती रहती हैं। जब से इमरान मसूद को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी भी राजनीतिक पार्टी से एनडीए हो या फिर इंडिया हो उससे गठबंधन न करने की बात कही है, तब से बहुजन समाज पार्टी के अंदर भी एक तरह से बेचैनी का माहौल है। और कई ऐसे नेता हैं, ख़ासतौर से बसपा के जो सांसद हैं उनमें कई ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ये फैसला अपना बदल दें और वो किसी न किसी से गठबंधन कर ले। लेकिन बसपा सुप्रीमो बार बार कह चुकी हैं कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। तो ऐसे में जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है, राहुल गांधी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ये सही है कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ऐसे चेहरे नहीं हैं जिनकी मजबूत पकड़ मुसलमानों पर हो। पहले कांग्रेस में कई दिग्गज नेता मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन शायद अब उन मुस्लिम नेताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है। ऐसा कांग्रेस के अंदर से ही बार बार ये आवाज़ बुलंद होती रहती है। स्पष्ट तौर से या अस्पष्ट तौर से ये आवाज़ कई बार बुलंद हो चुकी है और कांग्रेस के ही कई मुस्लिम नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि अब कांग्रेस में मुसलमानों को उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। लेकिन जैसा कि लोकसभा चुनाव 2024 आ रहे हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट विधानसभा चुनाव 2022 में गया था, तो क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भी समाजवादी पार्टी को सबसे अधिक मुसलमानों का वोट मिलेगा, या फिर अखिलेश यादव की बदलती सियासी रणनीति की वजह से मुसलमान 2024 में अखिलेश यादव से दूर चले जाएंगे और फिर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें क्या मुसलमानों का रुख कुछ और हो सकता है। बसपा सुप्रीमो जो कि काफ़ी मेहनत कर रही हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, क्या मुसलमानों का रुझान बसपा की ओर रहेगा। असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने निकाय चुनाव में कई जगह पर समाजवादी पार्टी को करारा नुकसान पहुंचाया, नुकसान तो उन्होंने विधानसभा चुनाव 2022 में भी पहुंचाया था। हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं चुनावी मैदान में कभी इस मकसद से नहीं आता कि किसी को नुकसान पहुंचे या किसी को फ़ायदा पहुंचे। जब सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में किस्मत आजमाती हैं तो हम भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने के लिए स्वतंत्र हैं, हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम पर ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि हम बीजेपी की बी टीम हैं और भाजपा को फ़ायदा पहुँचाने के लिए हम चुनावी मैदान में उतरते हैं और सेक्युलर दलों को नुकसान पहुँचाते हैं। ओवैसी की दलील ये भी है कि जहाँ पर हम चुनाव नहीं लड़ते और वहाँ पर भाजपा जीत जाती है तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि हमारे चुनाव में उतरने से भाजपा को फ़ायदा होता है। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की जो दलील है वो काफ़ी मजबूत है। लोग उनकी बातों पर यकीन भी कर रहे हैं, लेकिन यूपी में ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी को अगर वोट देंगे तो कोई ख़ास कमाल नहीं हो सकेगा। मगर वक्त का कुछ पता नहीं है। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से 5 एमएलए कामयाब हुए थे। हालांकि ये अलग बात है कि उनमें से 4 लालू प्रसाद यादव की पार्टी में चले गए थे और फिलहाल एक ही विधायक एमआईएम के पास बिहार से हैं, उनका नाम है अख्तरुल ईमान। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में भी अपनी मौजूदगी काफ़ी मजबूत तरीके से दर्ज कराई। पहले 2 एमएलए और उसके बाद इम्तियाज़ जलील वहाँ पर एमआईएम के टिकट पर लोकसभा पहुँचे।
तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर जो पार्टियाँ पहले से हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का प्रमुखता से नाम लिया जाता है, इनकी पकड़ वक्त वक्त पर मुसलमानों पर होती रही है। जैसे आज के दौर में घोसी उपचुनाव में देखें तो मुसलमान समाजवादी पार्टी से छिटका नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों पर मेहनत कर रही है और दानिश आज़ाद अंसारी जैसे इकलौते मुस्लिम मंत्री को ये जिम्मेदारी दी गई है उत्तर प्रदेश में कि आप मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा से जोड़ें, और वो कोशिश भी कर रहे हैं, जगह जगह जा कर के मिल भी रहे हैं और मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि देखिए भाजपा तो कोई फ़र्क नहीं करती है, निकाय चुनाव में भी हमने मुसलमानों को टिकट दिया और आगे भी हम मुसलमानों को सियासी तौर पर मजबूत करने की कोशिश करेंगे। और सबका साथ सबका विकास जो भाजपा की नीति है उसमें तो मुसलमान पहले से शामिल हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं वो सबके लिए हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ग के लिए हो रहे हैं और मुसलमानों को एक तरफ रखा गया हो, एक तरफ उनको कर दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो जो स्वास्थ्य को लेकर है, सब में मुसलमानों को साथ लिया जा रहा है। लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन बनाए विपक्षी पार्टियों का, जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इसकी झोली में मुसलमानों के कितने वोट जाएंगे, जहां से समाजवादी पार्टी लड़ेगी वहां से कितना वोट मुसलमानों का मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में कितना कामयाब होगी, इस पर सभी की नज़रें बनी रहेंगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।